क्या तुमने कभी सोचा है कि धरती पर कभी ऐसे कई इंसानी स्पीशीज रहते थे, लेकिन आज सिर्फ होमो सेपियंस ही क्यों बचा है? आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या था जिसने हमें जंगलों से निकालकर शहरों, देशों, कंपनियों और इंटरनेट तक पहुंचा दिया? क्या हमारी ताकत सिर्फ हमारा दिमाग था, या इसके पीछे कोई ऐसी चीज थी जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी असली शक्ति को पहचानते तक नहीं? युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इसी सवाल को हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों की कहानी के जरिए समझाती है। इस किताब को समझने के बाद इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं लगता। तुम्हें समझ आने लगता है कि पैसा, धर्म, देश, कानून और समाज जैसी चीजें इंसानों के व्यवहार को कैसे बदलती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इंसान ने सिर्फ दुनिया को नहीं बदला, उसने ऐसी दुनिया बनाई जिसे आज करोड़ों लोग सच मानकर जी रहे हैं। एक समय था जब धरती पर इंसान अकेला नहीं था। आज जब हम इंसान कहते हैं तो हमारे दिमाग में होमो सेपियंस आता है, लेकिन मानव इतिहास को थोड़ा पीछे ले जाओ तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इंसानों की अलग अलग स्पीशीज धरती पर मौजूद थीं। निएंडरथल्स जैसे दूसरे मानव समूह भी थे और होमो सेपियंस भी उन्हीं में से एक था। तो फिर सवाल उठता है, आखिर होमो सेपियंस ही इतना सफल कैसे हुआ? क्या हम सबसे ज्यादा ताकतवर थे? नहीं। क्या हम सबसे तेज दौड़ते थे? नहीं। क्या हमारे पास सबसे बड़े दांत या सबसे मजबूत शरीर थे? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ? हरारी के अनुसार कहानी का एक बड़ा मोड़ आता है लगभग 70,000 साल पहले, जिसे वे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से जोड़ते हैं, यानी इंसानों की सोचने, कल्पना करने और कम्युनिकेट करने की क्षमता में बड़ा बदलाव। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा आइडिया है लेकिन तुम उसे दूसरों तक ठीक से पहुंचा नहीं सकते, तो उस आइडिया का फायदा कितना होगा? बहुत कम। लेकिन अगर हजारों लोग एक ही कहानी, एक ही योजना और एक ही लक्ष्य पर विश्वास करने लगें, तो स्थिति बदल जाती है। यहीं से होमो सेपियंस की असली ताकत समझ में आती है। एक व्यक्ति अकेले बहुत कुछ कर सकता है, 10 लोग उससे ज्यादा, 100 लोग उससे भी ज्यादा। लेकिन जब हजारों या लाखों लोग किसी साझा विचार के आधार पर साथ काम करने लगे, तो उनकी कलेक्टिव पावर बहुत बड़ी हो जाती है। मान लो तुम्हें किसी अनजान शहर में एक व्यक्ति मिलता है, तुम उसे नहीं जानते, फिर भी अगर वो तुम्हें बताए कि वो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो तुम उसके साथ एक सामान्य उद्देश्य के आधार पर काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस ऑर्गेनाइजेशन की एक कल्पना मौजूद है। यही बात हरारी के विचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य बड़ी संख्या में अजनबियों के साथ कोऑपरेशन कर सकता है क्योंकि हम शेयर्ड स्टोरीज और इमेजिन्ड कॉन्सेप्ट्स पर विश्वास कर सकते हैं। आज हम इसे कई जगह देख सकते हैं। एक देश की कल्पना करो, भारत का नक्शा अपने आप कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग भारत नाम की एक पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी को स्वीकार करते हैं। इसी शेयर्ड बिलीफ की वजह से इतने सारे लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, टैक्सेस देते हैं, इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और एक बड़ी कलेक्टिव सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। पैसा भी इसी तरह इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे हाथ में एक नोट है, वो कागज अपने आप में खाने, रहने या किसी वस्तु की तरह उपयोगी नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि दुकान वाला उसे स्वीकार करेगा। दुकानदार जानता है कि दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा, और वही भरोसा आगे बढ़ता डेवस्टेटेड है। यानी पैसा सिर्फ कागज नहीं रह जाता, वो एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम बन जाता है। यही क्षमता सेपियंस को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ वास्तविक चीजों के साथ नहीं रहते, हम ऐसी चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन में मौजूद है। कानून, कंपनी, देश, धर्म, पैसा, मानवाधिकार। इनमें से कई चीजें फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके कारण वास्तविक दुनिया में बहुत बड़े परिणाम पैदा होते हैं। अब सोचो, अगर हजारों लोग एक ही कहानी पर विश्वास कर सकते हैं, तो वे कितना बड़ा काम कर सकते हैं। यहीं से मानव समाज का स्केल बदल गया। छोटे ग्रुप्स से बड़े कम्युनिटीज बने, बड़े कम्युनिटीज से किंगडम्स और सिविलाइजेशंस बने। लेकिन इसके साथ एक और बदलाव आया। भाषा सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने का माध्यम नहीं रही, उसने लोगों को एक दूसरे के साथ बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। किसी शिकारी को यह बताना कि वहां खाना है एक सामान्य इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी बड़े ग्रुप को यह बताना कि हम इस जगह पर मिलेंगे,
इस दिशा में जाएंगे और इस योजना के अनुसार काम करेंगे। ये कलेक्टिव कोऑर्डिनेशन है और यही कोऑर्डिनेशन सर्वाइवल में बड़ा एडवांटेज बन सकता था। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर होमो सेपियंस इतना सक्सेसफुल हो रहा था तो क्या इसका मतलब था कि हमारी जर्नी हमेशा बेहतर होती गई? यही किताब तुम्हें अनकंफर्टेबल सवालों के सामने खड़ा करती है, क्योंकि इतिहास को हम अक्सर प्रोग्रेस की सीधी लाइन की तरह देखते हैं। जैसे पहले इंसान प्रिमिटिव था, फिर खेती आई, फिर शहर आए, फिर टेक्नोलॉजी आई और अब हम सबसे एडवांस्ड हैं। लेकिन क्या हर बदलाव ने इंसानों को सच में ज्यादा खुश बनाया? यही सवाल आगे की कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि होमो सेपियंस के इतिहास में अगला बड़ा मोड़ आया जब इंसान ने शिकार और गैदरिंग से खेती की तरफ बड़ा कदम उठाया। पहली नजर में ये एक शानदार अचीवमेंट लगती है। इंसान ने प्रकृति पर ज्यादा कंट्रोल हासिल किया, खाना उगाना शुरू किया, एक जगह बसना शुरू किया, गांव और फिर शहर बनने लगे, पॉपुलेशन बढ़ी, सिविलाइजेशंस पैदा हुई। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या खेती ने इंसान की जिंदगी आसान की या इंसान ने खेती के लिए अपनी जिंदगी बदल दी? यही सवाल हमें मानव इतिहास के अगले बड़े मोड़ तक लेकर जाता है। अब जरा उस समय की कल्पना करो जब इंसान लगातार घूमने के बजाय एक जगह रहने लगा। खेती शुरू हुई, गेहूं, चावल, जौ जैसे पौधों को उगाया जाने लगा, जानवरों को डोमेस्टिकेट किया गया, इंसान के पास भोजन का एक रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल सोर्स आने लगा। पहली नजर में यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत लगती है। लेकिन हरारी यहां एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव रखते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि इंसान ने पौधों को डोमेस्टिकेट किया, लेकिन इसे उल्टा भी देखा जा सकता है। शायद गेहूं ने भी इंसानों को अपने फैलाव के लिए इस्तेमाल किया। सोचो, गेहूं खुद चल नहीं सकता, लेकिन इंसान ने उसे हजारों किलोमीटर तक फैलाया, उसके लिए जमीन साफ की, उसे बोया, उसकी देखभाल की, उसकी रक्षा की और फिर उसकी हार्वेस्ट की। इस नजरिए से देखा जाए तो सिर्फ इंसान ने गेहूं को कंट्रोल नहीं किया, गेहूं ने भी इंसानों की लाइफस्टाइल को बदल दिया। अब इंसान को एक जगह रहना पड़ा, उसकी मेहनत का हिस्सा बढ़ा और पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। यहां एक महत्वपूर्ण लेसन निकलता है। किसी सिविलाइजेशन का बड़ा होना और उसमें रहने वाले हर व्यक्ति का बेहतर जीवन जीना दो अलग बातें हैं। एक सोसाइटी के पास ज्यादा फूड हो सकता है, ज्यादा बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंडिविजुअल पहले से ज्यादा आराम में है। खेती के बाद सरप्लस पैदा हुआ। सरप्लस का मतलब था कि कुछ लोग फूड प्रोड्यूस किए बिना भी दूसरे काम कर सकते थे। किसी ने प्रशासन संभाला, किसी ने सेना, किसी ने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस, किसी ने व्यापार, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनने लगी। लेकिन इतनी बड़ी सोसाइटीज को मैनेज करने के लिए एक नई समस्या सामने कैसे याद रखा जाए कि किसके पास कितना अनाज है, किसने कितना टैक्स दिया, किसके पास कितनी जमीन है, किसने क्या खरीदा। यहीं राइटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग जैसी सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी। नंबर्स और रिकॉर्ड्स सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं थे, वे बड़े समाज को ऑर्गेनाइज करने के टूल्स बन गए। अब इंसान सिर्फ परिवार या छोटे ग्रुप का हिस्सा नहीं था, वो एक विशाल सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। फिर आया एक और पावरफुल फोर्स, मनी। अगर तुम्हारे पास गेहूं है और तुम्हें जूते चाहिए, तो तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास जूते हों और जिसे तुम्हारा गेहूं चाहिए। लेकिन पैसा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तुम अपनी वस्तु बेचते हो, बदले में मनी लेते हो, फिर उसी मनी से कोई दूसरी चीज खरीद लेते हो। इसने ट्रेड को बहुत बड़ा बना दिया। लेकिन पैसा सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदलता, ये लोगों के बीच ट्रस्ट का एक शेयर्ड सिस्टम भी बनाता है। आज तुम किसी दूसरे शहर या देश के व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, भले ही तुम उसे पर्सनली न जानते हो। क्यों? क्योंकि दोनों एक मॉनेटरी सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इसके बाद मानव सोसाइटीज और बड़ी होने लगी, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ रखने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं था। उन्हें कॉमन रूल्स, बिलीफ्स और आइडेंटिटीज भी चाहिए थी। यहां रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम्स और सोशल स्ट्रक्चर्स की भूमिका सामने आती है। एक विशाल एम्पायर के अंदर रहने वाले लाखों लोग एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, फिर भी वे एक व्यवस्था के तहत रह सकते हैं, क्योंकि उनके बीच एक शेयर्ड फ्रेमवर्क होता है। और यही ह्यूमन कोऑपरेशन का बड़ा सीक्रेट है। लेकिन फिर एक और फोर्स दुनिया को जोड़ने लगी, ट्रेड और एक्सप्लोरेशन।
अलग अलग कल्चर्स के बीच कांटेक्ट प्रभा, आइडियाज ट्रैवल करने लगे, गुड्स ट्रैवल करने लगे। टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक पहुंचने लगे और धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड होने लगे। फिर एक ऐसा विचार मजबूत हुआ जिसने मॉडर्न वर्ल्ड को बदल दिया। हम शायद बहुत कुछ नहीं जानते, यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था, क्योंकि जब इंसान ये मानता है कि उसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, तब वो ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और नई चीजें खोजता है। यहीं से आगे की कहानी में साइंस, एक्सप्लोरेशन और कैपिटलिज्म जैसे फोर्सेस सामने आते हैं। अब मानव समाज सिर्फ पुराने नॉलेज को प्रिजर्व करने तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो अननोन को डिस्कवर करना चाहता था। समुद्र के पार क्या है, नई जमीनें कैसी हैं, प्रकृति के नियम क्या हैं, आकाश कैसे काम करता है, बीमारियों को कैसे समझा जा सकता है। और इसी क्यूरियोसिटी ने दुनिया को उस दिशा में धकेला जिसे हम आज मॉडर्न एज कहते हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल है, अगर नॉलेज और टेक्नोलॉजी ने इंसान की पावर इतनी बढ़ा दी, तो क्या इससे इंसान सच में ज्यादा संतुष्ट हुआ, या फिर हमने सिर्फ अपनी इच्छाओं को और बड़ा कर लिया? यही सवाल हमें सेपियंस के अंतिम हिस्सों के सबसे महत्वपूर्ण विचारों तक लेकर जाता है। अब हम उस दुनिया में पहुंचते हैं जिसे हम आज पहचानते हैं। साइंस ने नेचर को समझने का तरीका बदल दिया, टेक्नोलॉजी ने इंसान की फिजिकल लिमिटेशंस को लगातार पुश किया, कैपिटलिज्म ने इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और इकोनॉमिक ग्रोथ को पावरफुल फोर्सेस बना दिया, और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस ने लाखों करोड़ों लोगों को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जोड़ दिया। लेकिन सेपियंस का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां शुरू होता है। हमने इतनी पावर हासिल कर ली, लेकिन क्या हमने यह तय किया कि उस पावर का इस्तेमाल किस दिशा में करना है? यह बहुत बड़ा सवाल है। मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसे स्ट्रेंथ देती है, लेकिन स्ट्रेंथ अपने आप यह तय नहीं करती कि वह उसका उपयोग किस लिए करेगा। यही बात पूरी ह्यूमैनिटी पर लागू होती है। आज इंसान ऐसी चीजें कर सकता है जिनकी कल्पना हजारों साल पहले करना भी मुश्किल था। हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन सेकंड्स में शेयर कर सकते हैं। हम शरीर और बीमारी के बारे में पहले से कहीं ज्यादा जानते हैं। हम मशीन्स को कॉम्प्लेक्स काम करा सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमारी डिजायर्स भी बदल गई हैं। एक समय सर्वाइवल सबसे बड़ी चिंता थी, आज भी सर्वाइवल महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ कंफर्ट, स्टेटस, एंटरटेनमेंट, करियर, मनी, रिकॉग्निशन और पर्सनल सक्सेस जैसी नई प्रायोरिटीज जुड़ गई हैं। और यही हमें किताब के एक डीपर क्वेश्चन तक ले जाता है, क्या मानव प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ ज्यादा पावर हासिल करना है? अगर पावर बढ़ रही है लेकिन हैप्पीनेस नहीं बढ़ रही, तो क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? सेपियंस हमें हिस्ट्री को एक अलग लेंस से देखने को कहती है। हम खुद को मॉडर्न समझते हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस के पीछे आज भी वही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज काम करती हैं। बिलोंगिंग की इच्छा, स्टेटस की इच्छा, सिक्योरिटी की जरूरत, दूसरों से कंपैरिजन और किसी लार्जर पर्पस से जुड़ने की जरूरत। बस एनवायरनमेंट बदल गया है। पहले व्यक्ति अपने छोटे कम्युनिटी में दूसरों से कंपेयर करता था, आज सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से कंपैरिजन हो सकता है। पहले इंफॉर्मेशन सीमित थी, आज इंफॉर्मेशन की बाढ़ है। पहले यात्रा कठिन थी, आज कुछ घंटों में देश बदल सकते हैं। लेकिन ह्यूमन माइंड अचानक किसी दूसरी स्पीशीज में नहीं बदल गया। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी को देखना काफी नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी के पीछे इंसान का बिहेवियर कैसा है। यहीं सैपियंस का सबसे बड़ा वैल्यू सामने आता है। यह किताब तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताती कि इंसान कहां से आया, यह तुम्हें अपने वर्तमान को देखने का नया तरीका देती है। जब तुम मनी को देखते हो तो सोच सकते हो यह सिस्टम कैसे बना और लोग इस पर भरोसा क्यों करते हैं। जब तुम नेशन को देखते हो तो पूछ सकते हो लाखों स्ट्रेंजर्स एक आइडेंटिटी से कैसे जुड़ते हैं। जब तुम किसी कंपनी में काम करते हो तो सोच सकते हो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करती है जिसे किसी एक व्यक्ति के रूप में देखा नहीं जा सकता, फिर भी करोड़ों लोग उसके लिए काम कर सकते हैं। और जब तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, तुम पूछते हो ये सिस्टम बना कैसे। यही सवाल तुम्हारी थिंकिंग को बदल सकता है, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, हिस्ट्री उन सिस्टम्स की कहानी भी है जिनमें हम आज जी रहे हैं। और शायद यही सेपियंस का सबसे पावरफुल टेक अवे है। हम दुनिया को नेचुरली गिवन रियलिटी मान लेते हैं, लेकिन मानव सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा कलेक्टिव डिसीजंस, बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस से बना है।
इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सब कुछ इमेजिनरी है। फिजिकल रियलिटी अपनी जगह है, लेकिन उसके ऊपर इंसानों ने मीनिंग की लेयर्स बनाई हैं और उन्हीं मीनिंग्स के कारण हम कोऑपरेशन करते हैं। अब सोचो, अगर इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि लार्ज स्केल कोऑपरेशन है, तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? शायद ये समझना कि हम किस तरह की कलेक्टिव रियलिटी बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और पावरफुल होगी। एआई, बायोटेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज इंसान की कैपेबिलिटीज को और बदल सकती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल होगी, उतना ही महत्वपूर्ण ये सवाल होगा कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस उद्देश्य से। सेपियंस हमें भविष्य की एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं देती, बल्कि वो हमें एक बेहतर सवाल पूछना सिखाती है। हम कहां से आए, हमने ये दुनिया कैसे बनाई, और सबसे महत्वपूर्ण, अब हम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं। यहीं इस किताब की पूरी जर्नी एक पॉइंट पर आकर मिलती है। हमने जंगलों से शुरुआत की, छोटे ग्रुप्स बनाए, भाषा और शेयर्ड स्टोरीज से कोऑपरेशन बढ़ाया। खेती ने हमारी लाइफस्टाइल बदली, सिटीज और सिविलाइजेशंस बने, मनी और इंस्टीट्यूशंस ने स्ट्रेंजर्स को कनेक्ट किया, साइंस ने नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश किया, और अब हमारे हाथ में ऐसी पावर है जो आने वाली जनरेशंस की डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन पावर अपने आप विजडम नहीं देती। विजडम हमें यह समझने से मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो अगर सेपियंस की पूरी कहानी को कुछ शब्दों में समझना हो, तो शायद बात सिर्फ ये नहीं है कि इंसान कैसे विकसित हुआ। असल कहानी यह है कि इंसान ने कोऑपरेशन, इमेजिनेशन और शेयर्ड बिलीव्स के सहारे ऐसी विशाल दुनिया बना दी जिसे एक अकेला व्यक्ति कभी नहीं बना सकता था। लेकिन इसी के साथ एक सवाल तुम्हारे लिए भी है। तुम जिस दुनिया में आज जी रहे हो, उसके कितने रूल्स तुमने खुद चुने हैं और कितने तुम्हें सोसाइटी ने बिना सवाल किए दे दिए? पैसा, करियर, स्टेटस, सक्सेस, सोशल आइडेंटिटी, इन सब को एक बार नए नजरिए से देखो। शायद सेपियंस पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये तुम्हें सिर्फ अतीत नहीं दिखाती, बल्कि वर्तमान को क्वेश्चन करना सिखाती है। अगर इस समरी ने तुम्हें इंसान और हमारी दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया है, तो वीडियो को लाइक करो और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे हिस्ट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। और अगर तुम ऐसी ही किताबों को आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो किताब शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली किताब शायद तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं, तुम्हारे अपने सोचने के तरीके के बारे में कुछ ऐसा बताए जिसे तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा।